बुक और कॉपी साथ में लेकर बैठो, सीखते जाओ और साथ ही साथ लिखते भी जाओ। आपको दोनों काम एक साथ करते हुए जाना है। क्वेश्चन देखो बुक पे, आपका पेज नंबर होगा 59। वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर जो व्यास नहीं है डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मुझे पता है आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का ही पोस्टमार्टम कर लेते हैं, इसी को ठीक से देख लेते हैं। इसमें दो बातें समझनी है, एक है लंब और दूसरा है जीवा, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, आप लोगों को ये तो पता होगा कि वृत्त क्या होता है ना। जैसे कि ये क्या है, ये एक वृत्त है और वृत्त के ठीक बीचों बीच में उसका केंद्र होता है ना, ये पता है आपको। ये एक वृत्त है और इसके बीच में ठीक क्या है, केंद्र है, इसका सेंटर पॉइंट होता है। वृत्त को इस तरह से दो किनारों को एक छोर से दूसरी छोर की तरफ मिलाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। क्या कहते हैं, जीवा। एक छोर से दूसरी छोर की तरफ कैसे भी इसको खींचा जा सकता है, नीचे भी खींच सकते हैं ऐसे, ये भी क्या है, एक जीवा है। वृत्त के अंदर वृत्त के दो छोरों को, मतलब एक छोर से, छोर माने किनारा, एक तरफ से दूसरी तरफ मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। इंग्लिश में कॉर्ड बोला जाता है, CHORD। ठीक है, इसको हम ऊपर नीचे भी खींच सकते हैं, मतलब जीवा किधर से खींचा जाएगा इसका कोई रूल नहीं है। ऊपर से नीचे भी खींच सकते हैं ऐसे, तिरछा भी टेढ़ा भी खींच सकते हैं ऐसे, तिरछा, ठीक ना, ऐसे। ये भी मतलब दो छोर को टच करना चाहिए। देखो एक छोर से दूसरी छोर की तरफ, यहाँ से भी एक छोर से दूसरी छोर, यहाँ से भी, ये सब क्या है, जीवा है। एक वृत्त के अंदर में कितना जीवा हो सकता है, अनलिमिटेड, अनंत, अनगिनत, ठीक ना, बहुत सारी हो सकती हैं, गिनी नहीं जा सकती हैं। ठीक है, ये बीच में क्या है, वृत्त के ठीक बीचों बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र। मैं अगर एक जीवा इस तरह खींचूं जो बिल्कुल केंद्र से पास हो, ऐसी जीवा जो बिल्कुल क्या हो, वृत्त के केंद्र से पास हो, वृत्त का केंद्र को टच करके जाए, तो ये भी एक जीवा है। क्यों, क्योंकि दो छोर को मिला रही है। लेकिन जो जीवा वृत्त के केंद्र से पास होती है, जो जीवा वृत्त के केंद्र को छू दे, उसका नाम बदल जाता है। वो भी एक जीवा है, लेकिन उसको हम लोग जीवा नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसको हम लोग व्यास कहते हैं, डायामीटर। उसको क्या कहा जाता है, व्यास। मतलब जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है, व्यास। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त का एक जीवा जो व्यास नहीं है, तो व्यास नहीं होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको केंद्र से नहीं जाना पड़ेगा। वो कहीं से चला जाए, बस केंद्र से ना जाए, तो वो व्यास नहीं होगा। क्योंकि जो जीवा व्यास से चली जाएगी, जो जीवा केंद्र से चली जाएगी, वो फिर व्यास हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर, किसी जीवा पर मतलब कोई सा भी जीवा जो व्यास नहीं है, पहला शर्त है, फर्स्ट कंडीशन है कि वो कॉर्ड डायामीटर नहीं होना चाहिए, वो जो जीवा है वो व्यास नहीं होना चाहिए। तो ये वाला देखो, जो नीचे वाला है, एक छोर से दूसरी छोर की तरफ जा रही है, ये एक जीवा है और ये केंद्र से नहीं जा रही है, तो ये व्यास नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि वृत्त का जीवा क्या होता है, और व्यास नहीं होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, व्यास नहीं होने के लिए उसको केंद्र से नहीं जाना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि व्यास ना हो तो केंद्र से नहीं जाएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो जीवा पर जो व्यास नहीं है, डाला गया लंब, लंब का मतलब क्या होता है, कोई एक रेखा इस तरह से सीधी गई है और इस रेखा के ऊपर में ऊपर से बिल्कुल सीधा एक दूसरी रेखा इस तरह से आके खड़ी हो जाए, यानी कि उल्टा टी बन जाए, उल्टा टी है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं लंब। इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो ये एक लंब है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जीवा के ऊपर में यदि हम लंब डालते हैं तो जीवा को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। समद्विभाजित, इसका मतलब हुआ सम माने समान, इक्वल, द्वि माने दो, और भाजित करना मतलब बांटना। यानी कि जब हम जीवा के ऊपर में बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन क्या करेगी, जीवा को समद्विभाजित करेगी, यानी कि जीवा को दो समान भागों में बांटेगी, जीवा दो बराबर भागों में बट जाएगी, कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा दो इक्वल पार्ट्स में। ये साबित करना है।
इस बात को प्रूव करना है कि यदि जीवा के ऊपर में आप बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन क्या करती है, जीवा को समद्विभाजित कर देती है। इस बात को प्रूव करके बताना है कि सच में दो बराबर भागों में बांटती है या नहीं। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप नीचे लिख दोगे कि यस सर, मुझे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया। आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और अब आगे बढ़ते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि आप इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक ना। जब भी आप थ्योरम पढ़ो, कोई भी प्रमेय पढ़ो, तो प्रमेय का क्वेश्चन भी याद रख लेना। इससे एग्जाम में आपका प्रमेय बिल्कुल नहीं छूटेगा, आप क्वेश्चन को तुरंत पहचान जाओगे। अदरवाइज आपको थ्योरम पहचानने में दिक्कत होगी, आप थ्योरम जानते हुए भी छोड़ के आओगे। चलो आगे देखते हैं आप इस थ्योरम को सॉल्व कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। देखो आंसर लिखना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले कॉपी का साइड में एक वृत्त बना लोगे, ना बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा, एक मीडियम साइज का। कंपास का यूज़ करोगे और कंपास की सहायता से एक वृत्त बना लोगे। जहाँ पे कंपास का दाग पड़ेगा कॉपी में, उस जगह को केंद्र बोलोगे, उसका नाम दे दोगे ओ। तो ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसका केंद्र क्या है, ओ। इसमें हम एक जीवा खींचेंगे। जीवा क्या होता है अभी मैंने समझाया, ठीक है। केंद्र से नहीं जाना चाहिए, केंद्र से नहीं खींचेंगे, क्योंकि केंद्र से जो खींचा जाता है वो जीवा व्यास हो जाता है। यहाँ पे बोला है व्यास नहीं है, तो हम नीचे से यहाँ से एक जीवा खींच ले रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र से नहीं जा रही है इसलिए ये व्यास नहीं है, ये सिर्फ जीवा है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे दूर लाइन से टच नहीं होना चाहिए, ए, और इधर दे देते हैं इसका नाम बी, ठीक है। तो ये एक जीवा है और इसका नाम क्या है, ए बी, और ये वृत्त है। तो वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करोगे आप लोग एग्जाम में भी लिखते समय, है ना। और हेडिंग जो दोगे वो ब्लैक पेन से दोगे। माना कि, इसको अंडरलाइन कर दोगे, ब्लैक पेन से लिखोगे। की छोटी होगी, मात्रा गलत नहीं करोगे, हमेशा ध्यान रखोगे, तो आपका 5 में 5 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। माना कि ओ केंद्र वाला वृत्त, ये जो वृत्त है वो कौन सा केंद्र वाला है, ओ केंद्र वाला। तो ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा ए बी है। ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा ए बी है ना। इसी का जीवा है ना ये, कि किसी और का है, इसी का है, ठीक ना। जैसे छोड़ो, रहने दो। तो ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा ए बी है, ठीक है। हमेशा जब भी प्रमेय पढ़ोगे तो ड्राइंग को देख देख के पढ़ोगे, चित्र को देख देख के याद करोगे, जल्दी याद हो जाएगा। ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा ए बी है। ये व्यास है क्या, ये जो जीवा है ये व्यास है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जो व्यास नहीं है, ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा ए बी है, कॉमा, जो व्यास नहीं है, खड़ी पाई। बोलो, पहली लाइन समझ में आ गई। आगे लिखना है, क्या लिखना है, केंद्र बिंदु ओ से, हम यहाँ से केंद्र बिंदु ओ से क्या बोला था, जीवा पर डाला गया लंब। तो लंब क्या होता है मैंने बताया, एक सीधी लाइन। तो यहाँ से केंद्र से हम बिल्कुल एक सीधी लाइन, स्केल का आप लोग यूज़ करोगे, एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। किसके ऊपर में, जीवा के ऊपर में, केंद्र बिंदु ओ से बिल्कुल सीधा, ठीक ना। तो ये लंब हो गया, देखो उल्टा टी बन गया जीवा का, और इसका चित्र देखोगे उल्टा टी लग रहा है ना, तो ये हो गया लंब। तो केंद्र बिंदु ये जो था ओ क्या है, ओ केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु ओ से ए बी जीवा पर ओ डी लंब है। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे डी, इसका नाम यहाँ पे दे दिए डी, तो इसका नाम हो गया ओ डी, इसका नाम क्या हो गया, ओ डी। तो केंद्र बिंदु ओ से ए बी जीवा के ऊपर में ओ डी क्या है, लंब है, ओ डी लंब है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है कि ये जो ओ डी है, यानी कि ये जो लंब है, वो जीवा को यानी कि ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि दो समान भागों में बांट रहा है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो अगर ये ओडी लाइन ये परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक ना, लंब है माने परपेंडिकुलर, माने सीधा खड़ा है, इस जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो यानी कि इधर वाला भाग, ये वाला हिस्सा जितना होगा, उधर वाला हिस्सा भी क्या होगा, उतना ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर होंगे। इधर वाला हिस्सा का नाम क्या है, ए डी, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डी, ए से शुरू लेके डी पे खत्म। और इधर वाला का नाम हम दे देंगे बी डी, है ना। अगर ये वाली लाइन ओ डी लाइन ए बी को 2 बराबर भागों में बांटती है,
तो इसका मतलब है क्या होगा, इसका मतलब है कि AD और BD दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे साबित करना है कि, छोटी की, इसको भी ब्लैक पेन से लिखोगे, साबित करना है कि, अंडरलाइन करोगे, क्या साबित करना है, AD बराबर BD, AD बराबर BD, यही ना साबित करना है कि इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इतना क्लियर है। आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि हम थोड़ा सा रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे, हम जो है O को A से मिलाएंगे और O को B से मिलाएंगे। मतलब हमको इसको यहाँ तक A तक एक लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ से एक B तक लाइन खींचेंगे। O को A से भी मिलाएंगे और B से भी मिलाएंगे, ऐसे, ठीक है। A O को मिला दिए और क्या करेंगे, इसको B से मिला देंगे। स्केल का यूज़ करके आप लोग को करना है। तो हमने क्या किया, O को A और B से मिलाया, है ना। O को क्या किए, मिलाए, किससे किससे मिलाए, A से और B से। तो रचना, कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे, O को A और B से मिलाया। रचना में क्या लिखेंगे, O को A और B से मिलाया। तो इतना आप लोग लिख लो। देखो इतना अच्छे से जब याद हो जाए, इसको पहले वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पहले याद कर लो, इसको कॉपी में लिख लो, याद कर लो, उसके बाद प्रमाण में जाएंगे, ठीक ना। दो पार्ट में याद करना, एक साथ याद मत करना, ठीक ना। जब पूरा प्रमेय एक साथ याद करते हो तो देरी लगती है याद करने में और प्रमेय डिफिकल्ट लगता है। ये एक हिस्सा है प्रमेय का, इसको अच्छे से लर्न कर लो। ये जब खूब अच्छे से याद हो जाएगा तो इसके बाद प्रमाण को याद करना, ठीक है। वीडियो कहीं नहीं भागी जा रही है, आपके पास मोबाइल में है, ठीक ना, आप जब चाहो तब देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब ये याद हो जाएगा तभी तुमको उसका कसम, इसका समझ लो, तुमको पता है, याद करके फिर प्रमाण याद करना, ओके। प्रमाण को समझने से पहले दो बातें समझ लो। क्या क्या, देखो ये एक वृत्त है, वृत्त का बीच में क्या होता है, केंद्र। सिर्फ केंद्र से किनारे तक कोई लाइन अगर गई है, कहाँ से कहाँ तक, केंद्र से लेकर किनारे तक, तो उसको कहा जाता है अर्धव्यास। क्या कहा जाता है, अर्धव्यास, ठीक ना। एक वृत्त में बहुत सारे अर्धव्यास खींच सकते हैं, कितना, अनलिमिटेड। ये भी क्या है, एक अर्धव्यास, ठीक ना। ये भी एक अर्धव्यास है और ये भी क्या है, एक अर्धव्यास। एक वृत्त में जितने भी अर्धव्यास होंगे सबकी लंबाई इक्वल होती है, बराबर होती है। एक वृत्त में जितने भी रेडियस होते हैं सबका लेंथ क्या होता है, इक्वल। अर्धव्यास को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। तो ये सारे के सारे रेडियस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसमें कितने रेडियस हो सकते हैं, बहुत सारे, ठीक ना। तो एक वृत्त में केंद्र से किनारे तक गई हुई रेखा को अर्धव्यास कहते हैं और जितने भी अर्धव्यास होंगे वो सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दिमाग में बैठ गई बात। दूसरी बात, यदि किसी रेखा के ऊपर में दूसरी एक लाइन सीधे आके खड़ी हो गई है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब। और लंब के दोनों तरफ जो कोण बनता है, इधर भी और इधर भी, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना का कोण बनता है, 90 डिग्री का। दोनों तरफ कितना का बनेगा, 90 डिग्री का। 90 इधर भी बनेगा और 90 उधर भी बनेगा। क्या मतलब, जब भी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खड़ी हो जाएगी तो इधर एक कोण बनेगा ना और इधर भी एक कोण बनेगा। ये दोनों ही कोण कितना का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। मतलब दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री होंगे। 90 डिग्री कोण को क्या कहा जाता है, 90 डिग्री कोण को कहा जाता है समकोण। ये दोनों बातें समझ में आ गई। तो चलो अब प्रमाण को अच्छे से आप समझ जाओगे। देखो अगर आपको रचना तक याद हो चुका है तो अब आप प्रमाण को याद करोगे। आपको उसका कसम दिए थे, तोड़े नहीं ना हो। अगर तोड़े होगे तो ब्रेकअप होगा, पछताओगे, फिर मेरे को मत बोलना कि सर आपकी वजह से हुआ था। तो देखो प्रमाण में लिखेंगे हम, देखो ओडी क्या है, ओडी लंब है, शुरू से जान रहे हैं, किसके ऊपर में, ए बी के ऊपर में। तो लिखेंगे चूंकि ओडी लंब ए बी, उल्टा टी लंब का साइन होता है, सिंबल होता है। तो लिखेंगे चूंकि ओडी लंब ए बी, ओडी लंब ए बी होने से हम अभी बताए कि ये लंब है। तो यहाँ पे लंब जब एक रेखा के ऊपर में दूसरी रेखा लंब होती है तो उसके दोनों तरफ जो कोण बनते हैं वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, समकोण। तो ये जो कोण है ये समकोण है दोनों तरफ, ठीक ना। ओडी ए बी के ऊपर में, एडी रेखा ए बी के ऊपर में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। एक तरफ या दोनों तरफ, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ठीक है, समकोण बना रहा है।
गौर से देखो तो इसमें दो ठो त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको? तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, उसमें रब दिख जा रहा है तुमको, इसमें दो ठो त्रिभुज नहीं दिखेगा? जरूर दिख रहा है ना, दो ठो त्रिभुज दिख रहा है, एक इधर और एक इधर। तो इस वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा? ओ डी ए। हम ओ से शुरू करेंगे और एक बार डी पे आके इधर मुड़ जाएंगे, फिर ओ से शुरू करेंगे, डी पे आके उधर मुड़ जाएंगे। एक त्रिभुज का नाम हो जाएगा ओ डी ए और एक त्रिभुज का नाम हो जाएगा ओ डी बी, दो त्रिभुज, ठीक ना। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे कहते हैं समकोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहा जाता है? समकोण, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो यहाँ पे एक जो एंगल है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, इसलिए ये जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये वाला 90, इसमें इस वाले त्रिभुज में ओ डी ए, ये वाला कोण यहाँ वाला 90 डिग्री है ना, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है ना ये लंब, तो ये वाला त्रिभुज क्या हुआ? समकोण त्रिभुज। और इधर वाला भी क्या हो गया? समकोण त्रिभुज, क्योंकि ओडी इधर भी तो एक ठो कोण 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी तो एक 90 डिग्री की कोण बन रही है। तो इधर वाला ODA और ODB दोनों समकोण त्रिभुज हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है OD, ठीक ना। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ODA, त्रिभुज ODA और त्रिभुज ODB समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में। अब इन दोनों त्रिभुज में हम तुलना करेंगे कि कौन कौन सी बातें दोनों में मिल रही है, दोनों में बातें मैच हो रही है। 3 ठो गवाह ढूंढना है हमें, 3 गवाह अगर मिल गया तो हम केस जीत जाएंगे, हमारे हाथ में सारे सबूत आ जाएगा, पुख्ता प्रमाण, फिर हम प्रमाणित हो जाएंगे, ठीक ना। तो 3 गवाह ढूंढना है इसमें और इसमें, दोनों में मिला के। कौन सी 3 बातें हैं जो दोनों में मिल रही है? इस त्रिभुज में भी है और उस त्रिभुज में भी है, दोनों में है। तो पहली बात, अभी हम लोग को पता चला कि ये वाला जो कोण है ODA, ठीक ना, ये वाला यहाँ वाला कोण ये भी 90 डिग्री है, और उधर वाला उस साइड वाला इधर वाला भी कोण क्या है? 90 डिग्री है, दोनों कोण 90 डिग्री है, बराबर है यानी कि। तो इधर वाला कोण का जो त्रिभुज का नाम दिए हैं वही कोण का नाम देंगे। कोण का नाम क्या हो जाएगा? ODA, ये कोण का साइन है, एंगल का सिंबल है, ये बराबर है कोण ODB। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही कोण क्या है? 90 डिग्री है, राइट एंगल है। पहला गवाह मिल गया। दूसरा गवाह देखो, मैंने अभी बताया एक वृत्त के केंद्र से उसके किनारे तक जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अर्धव्यास। यहाँ पे देखो ये जो OA है, O से लेके A तक, देखो केंद्र से लेकर के किनारे तक आ रही है ये वाला लाइन OA, ये एक अर्धव्यास है ना। और सेम OB भी क्या है? एक अर्धव्यास है, केंद्र से लेके किनारे तक जा रही है OB। और ये दोनों एक ही वृत्त में है कि अलग अलग वृत्त में है? एक ही वृत्त में है। तो एक ही वृत्त का अर्धव्यास हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल लेंथ का होता है। ये दोनों रेडियस हैं, कौन कौन? OA और OB दोनों रेडियस हैं। तो क्या लिखेंगे हम? OA बराबर है OB। क्यों बराबर है? अर्धव्यास है, ठीक ना। किसका अर्धव्यास है? एक ही वृत्त का। तो यहाँ पे लिखेंगे एक ही वृत्त का अर्धव्यास, ठीक है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास, ठीक है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास। एक बात और, एक गवाह और ढूंढना है। देखो जब ये वाला त्रिभुज बोल रहे हैं, इधर वाला क्या नाम बोल रहे हैं? ध्यान से सुनो, ODA, इसमें OD आया, ये वाली लाइन आई ODA। उधर वाला जब त्रिभुज हम बोलेंगे तो उसका नाम क्या बोलेंगे? ODB, उसमें भी OD लाइन जा रही है। ये जो बीच वाली लाइन है इस त्रिभुज में भी आ रहा है और उस त्रिभुज में भी जा रहा है, यानी कि OD तो गद्दारी कर रहा है, वो तो दोनों तरफ खेल रहा है, इधर भी उधर भी, कॉमन प्लेयर। तो वो तो दोनों तरफ है, तो वो तो सारा बात जान रहा है ना, क्योंकि वो दोनों तरफ का हाल जान रहा है। तो OD इसमें भी है और OD उसमें भी है। तो OD क्या है? कॉमन साइड है। तो लिखेंगे OD उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा है। OD क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कि OD दोनों तरफ है। तो 3 गवाह हमें मिल गए, हमारा केस जीत गए। आप सबको बधाई हो, बस थोड़ा सा मिठाई खा के जाओ, यानी कि लास्ट लाइन लिख के जाओ प्रमाणित करने तक, ठीक है। तो ये 3 गवाह बता रहा है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में पूरा बराबर है। इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में कोई डिफरेंस नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे। जो यहाँ पे त्रिभुज का नाम दिए थे वही देंगे, त्रिभुज ओ डी ए बराबर त्रिभुज ओ डी बी। यहाँ पे बराबर लिखेंगे, बराबर लिख के इस बराबर का लाइन बिल्कुल बराबर होना चाहिए और इसके ऊपर में उल्टा एस लिखेंगे। इसके ऊपर में क्या लिखेंगे, उल्टा एस। इस साइन को कहा जाता है सर्वांगसम। इसको क्या कहा जाता है, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ये और ये आपस में पूरा पूरा बराबर है। मतलब इसके सारे साइड उसके सारे साइड आपस में बराबर हैं, इसके सारे एंगल उसके सारे एंगल आपस में बराबर हैं, सब कुछ बराबर है, सब कुछ। मतलब 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, सारे गुण मिल रहे हैं, ठीक ना। सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ, सारे गुण मिल रहे हैं, ठीक है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का सब गुण मिल रहा है, मतलब विवाह योग्य है। मत तो विवाह कर दो, हो गया। जब त्रिभुज का सब गुण आपस में मिल रहा है तो ये जो नीचे वाली भुजा है AD, इधर वाली, इस त्रिभुज की 3 भुजा होगी ना, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो AD इस त्रिभुज की भुजा है और BD उस वाली त्रिभुज की भुजा है। अभी मैंने कहा कि इधर वाला त्रिभुज का और उधर वाला त्रिभुज का सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। तो इसका मतलब AD और BD भी मिल रहा होगा। AD इस त्रिभुज की भुजा है और BD उस त्रिभुज की भुजा है ना। तो AD, इसलिए AD बराबर होगा BD का। AD और BD भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सब कुछ बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। और यही हमको साबित करना था, ठीक ना। यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा कि क्यों बराबर होगा। तो सर्वांगसम त्रिभुज की ये भुजा है, तो लिखेंगे यहाँ पे सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, संगत भुजा। संगत भुजा मतलब संगत माने साथ में, तभी ना बिया होगा। तुम लोग भी तो संगते में रह के ना करता है, साथ में रह के, तो साथ में रहेगा। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। सर्वांगसम त्रिभुज मतलब जिसका 36 गुण मिल गया है, सब कुछ मिल रहा है, उसको बोलेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा है, इसलिए ये दोनों क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बर्बाद तो तुम लोग होगा, ठीक है। ध्यान से मन लगा के पढ़ो। इसमें 1-2 बातें और लिखनी है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये इंग्लिश में लिख देंगे। देखो बुक में लिखा होगा। और ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, ये किसने बताया, साबित कौन सा 3 गवाह से हुआ है। इस 3 गवाह से साबित हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। तो उसका कंडीशन लिखना पड़ेगा, यहाँ शर्त लिखना पड़ेगा। पहला हमको कोण मिला था, ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण को हिंदी में बोलते हैं समकोण और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, राइट एंगल। तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे R, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म राइट एंगल। पहला गवाह कौन मिला था, पहला गवाह मिला था राइट एंगल, R मिला था पहला गवाह। दूसरा गवाह क्या मिला था हमको, वृत्त का अर्धव्यास। देखो समकोण त्रिभुज का चित्र ऐसे बनता है, ये होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की जो बिल्कुल सीधी खड़ी भुजा होती है उसको बोला जाता है लंब। नीचे वाला लाइन को बोलते हैं आधार, और जो तिरछा वाला लाइन होता है, सबसे बड़ा तिरछा वाला लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तिरछा वाला लाइन को क्या बोला जाता है, कर्ण। तो खाली इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, ODA को, इधर वाला देखो, ये कर्ण है ना। अगर एक त्रिभुज के हिसाब से देखोगे, वृत्त के हिसाब से देखोगे तो ये अर्धव्यास है। अभी वृत्त के हिसाब से मत देखो, अभी त्रिभुज के हिसाब से देखो। ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का इस वाले भुजा का क्या नाम है, कर्ण, ठीक है। इसमें भी OB क्या है, OB वो भी कर्ण है। तिरछा सबसे लंबी भुजा, समकोण त्रिभुज की तिरछी वाली सबसे लंबी वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो अगर त्रिभुज के हिसाब से देखा जाए, त्रिभुज के हिसाब से, तो OA और OB ये दोनों क्या है, कर्ण है, ठीक ना। हम त्रिभुज की बात करें, वृत्त की बात नहीं कर रहे हैं। कर्ण है, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। कर्ण को क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का H, पहला गवाह कौन मिला था, राइट एंगल। दूसरा गवाह कौन मिला, हाइपोटेनियस H। और तीसरा OD, OD को बोलेंगे साइड। OD को क्या बोलेंगे, सिर्फ साइड। यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे, सिर्फ साइड, यानी कि एक भुजा, ये भुजा है तो भुजा ही लिखेंगे, साइड लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा S। तो हमें ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, इसके सारे गुण मिल रहे हैं। ये किसने बताए थे, ये RHS ने बताया, ये कंडीशन है RHS,
समझ में आ गया? ये लिखना जरूरी होता है, ये भी लिखना जरूरी होता है। लास्ट में आप यहाँ नीचे लिख दोगे प्रमाणित प्रूफ, ठीक है, प्रूव्ड, और नीचे ये लाइन टान दोगे दोनों। ये आपका थ्योरम खत्म हो गया। इसे आप पूरा लिख लोगे, उतार लोगे, और कमेंट जरूर करके जाना कि आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। जय हिंद।